अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, इज़राइल के आयरन डोम फेल हो गए, दुरुस्त है क्या? उससे पहले आपके सामने एक चीज़ रखूँगा कि अमेरिका की जो स्टेट डिपार्टमेंट का एक इदारा है जो USCIRF, जो कि रिलीजियस उस पर दुनिया भर के लिए रिपोर्टें निकालता है, वो उन्होंने नया वो किया है कि इंडिया में माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत जुल्म हो रहा है और रिलीजियस फ्रीडम वहाँ पे नहीं है, फलान ढुमकान। मैं हैरान होता हूँ कि इनकी भी हिपोक्रेसी का कोई एंड नहीं है। मतलब पाकिस्तान में कहीं रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। आप देख रहे हैं कितने ब्लास्फेमी के फतवे चल रहे हैं। इस वक्त लब्बैक वाले लगे हुए हैं अहमदियों के पीछे। अभी परसों अहमदियों का एक पूरा कब्रिस्तान उन्होंने खोद डाला। इस पे USCIRF नहीं बोलेगी क्योंकि पाकिस्तान इनका नाजायज बच्चा है। अंग्रेजों ने इसको पैदा किया था, इल्लीजिटिमेट चाइल्ड है। तो पाकिस्तान नजर नहीं आएगा। भारत में कौन सा रिलीजियस, मतलब मुझे कोई एक सिख बता दें लाके जिसको ऊपर कोई पाबंदी हो रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से। एक मुसलमान बता दें जिसकी मस्जिद में 5 वक्त नमाज ना होती हो। एक मुसलमान की मस्जिद बता दें जिसमें 5 टाइम नमाज के बाद या अल्लाह इन काफिरों को नीस तो नाबूद कर, बर्बाद कर की दुआ ना मांगी जाती हो। वो मस्जिदें जो इन्हीं काफिरों के पैसों से चलती हैं, वो मस्जिदें, वो मुसलमान जो कि इन्हीं हिंदुओं के खाते हैं, इन्हीं के पैसे पे चलते हैं। इनकी अपनी तो कोई औकात नहीं है पैसा कमाने की सालों की, लेकिन वहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। लाखों मस्जिदें हैं, लाखों मस्जिदों में 5 टाइम नमाज नहीं हो रही क्या? क्या 5 टाइम नमाजें पूरी पाबंदी से नहीं हो रही क्या? क्या इनके रबीउल अव्वल के जुलूस पे कोई पत्थरबाजी हुई? क्या इनके मुहर्रम के जुलूसों पे कोई पत्थरबाजी हुई? क्या इनकी बकरा ईदों पे कोई जानवर काटे नहीं इन्होंने इस हिंदुस्तान में? हाँ, अगर वहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम नहीं है तो वो हिंदुओं की है। हिंदुओं की दुर्गा पूजा हो, गणेश उत्सव हो, कोई प्रोग्राम हो, पत्थरबाजी लाजमी होगी, लेकिन उस पे इनकी बोलती बंद है। तो भारत की भी गवर्नमेंट ने इस पे पूरा सख्ती से बयान दे दिया। भारत किसी की रखता नहीं है और यह है कि भारत ने इसका भरपूर जवाब दिया है और अमेरिका को कहा है कि अपने काम से काम रखा करो। ठीक है, अब आते हैं इजराइल की तरफ। अजीज दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि ईरान ने जो मिसाइल मारे उसने इजराइल की पोल खोल दी है और इजराइल के को तो तबाह कर दिया। ईरान ने एक एयरपोर्ट पूरा तबाह कर दिया और इजराइल तो रो रहा है इस वक्त, और इजराइल का आयरन डोम है वो फेल हो गया। तो अजीज दोस्तों, मैं बता दूं कि आयरन डोम क्या है। अजीज दोस्तों, आयरन डोम है ना, वो इजराइल के सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करता है। इजराइल के कई सिक्योरिटी सिस्टम हैं जिसमें से एक आयरन डोम है। 2006 में जब इजराइल ने लेबनान छोड़ा ना, इसके बाद इजराइल ने आयरन डोम डेवलप करना शुरू किया। ये आयरन डोम है ना, ये जो इसका जो मेन काम है ना, वो आने वाले हमलों पे उनको रोकना है। जब 2006 में इजराइल ने अपने तय इसको बनाना शुरू किया तो फिर अमेरिका की सरकारों ने, चाहे वो डेमोक्रेट हो कि रिपब्लिक हो, उन्होंने इसके ऊपर पैसा लगाना शुरू किया और इजराइल की मदद भी की। और मतलब आयरन डोम के लिए जो मिसाइल बैटरी होती है ना, वो भी खरीद के दी। टोटल इस सिस्टम पे है ना 20 इंटरसेप्टर हैं आयरन डोम के। $100 मिलियन एक का खर्चा है और ऐसी 10 अलग बैटरियां बनाई गई हैं अमेरिका की तरफ से इजराइल के लिए। एक आयरन डोम इंटरसेप्टर है ना, यानी जो मिसाइल, वो $40 से $50 हज़ार का बनता है खाली।
ये वॉशिंगटन बेस्ड सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट है। हर आयरन डोम की बैटरी के 3 पार्ट हैं। एक राडार होता है जो आने वाले मिसाइलों को डिटेक्ट करता है, एक कंप्यूटर जो कैलकुलेट करता है कि वो किस स्पीड से आ रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या है, उसका टारगेट क्या है, और फिर एक मिसाइल फायर करने का सिस्टम है, तीसरा पार्ट है जो वो मिसाइल फायर करता है आने वाले मिसाइल को रोकने के लिए। और कोशिश यही होती है कि वो किसी रेसिडेंशियल एरिया के ऊपर ये चीज़ें, ये इंटरसेप्शन ना हो। और ऐसे ऐसे कई सिस्टम हैं। ये जो एक रॉकेट मारता है ना आयरन डोम, उसका 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। अब अजीज दोस्तों, फेल हुआ होता तो इस वक्त इजराइल की तबाही, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कोई एक तो तबाहशुदा बिल्डिंग या कोई जगह बता दें, कुछ तो बता दें। ये देखें, ये कल लेबनान में मारा है इजराइल ने। तबाही नज़र आ रही है कि नहीं आ रही? ये थोड़ी है कि कोई पटाखा फूटता है, बात आगे ख़त्म, आगे कुछ नज़र ही नहीं आता कि कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है। और क्या मतलब, अब एयरपोर्ट का जो जिक्र कर रहे हैं कि हमने इतने F-35 मार दिए, ये वो, मैंने पूरी वीडियोस देखी हैं। अब आपके साथ कितनी चीज़ें शेयर करूं कि एक हैंगर होता है ना, जो आप एयरपोर्ट से प्लेन के अंदर जाने के लिए वो ट्यूब बनी हुई होती है जो प्लेन के दरवाजे तक जाती है, हैंगर एक तबाह हुआ है, दैट्स इट। एक मोसाद की बिल्डिंग के पास ज़मीन में खड्डा हुआ है, खाली ज़मीन में, कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई कुछ नहीं। इजराइल का कहना यह है कि ईरान के 200 से ज़्यादा जो बैलिस्टिक मिसाइल आए हैं ना, उनसे टोटल 2 यहूदी ज़ख्मी हुए हैं, जबकि एक फ़लस्तीनी वेस्ट बैंक में मारा गया है। हमने तो ऐसी भी रिपोर्ट देखी है कि ईरान के एक मिसाइल है ना, बैलिस्टिक मिसाइल, वो उड़ने से पहले उधर ही फट गया, तो कितने लोग उधर ही मर गए, साइंटिस्ट इनके। ये भी सुना है कि ईरान के 2 शहरों पे भी इनके अपने मिसाइल गिर चुके हैं। तो अभी तो ईरान को पता चलेगा। ईरान ने पिछली बार भी जो हमला किया था, आपको याद होगा, ड्रोन और मिसाइल और फलान ढुमकान सबकी फुस करके हवा निकल गई थी। और इस बार भी ईरान ने कोई अचीव नहीं किया है। क्या अचीव किया है, कोई ये बता दे कि इजराइल का क्या नुकसान हुआ है। ईरान का जो वो है ना शैतान आज़म खामेनाई, उसको एक बंकर से दूसरे बंकर में लेके जा रहे हैं, क्योंकि ईरान में इतना ज़्यादा लोग अपनी सरकार के ख़िलाफ़ हैं, अपनी सरकार की एट्रोसिटीज़ के ख़िलाफ़ हैं, कि ईरान को यही डर है कि पता नहीं कौन सा गवर्नमेंट का आदमी इजराइल का एजेंट है। जैसे अहमदीनजाद ने कहा था कि हमने एक यूनिट बनाया आर्मी का कि वो ढूंढे कि ईरान के अंदर कौन कौन से इजराइल के एजेंट हैं। तो कहता है उसका जो चीफ हमने जिसको बनाया था वही इजराइल का एजेंट था, और अंदर से भी 20-25 इजराइल के एजेंट मिले। तो वो खामेनाई को बचाते फिर रहे हैं, और इजराइल मज़े से इनको मैसेज कर रहा है कि हाँ हमें पता चल गया कि अब तुमने इसको फलां बंकर से निकाल के फलां बंकर में डाला है। और नसरुल्लाह के मरने के बाद इनका सेंस ऑफ सिक्योरिटी ख़त्म हो गया है। ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बाहर से आया हुआ मेहमान ये इस्माइल हानिया, हम उसकी हिफाजत अपने शहर तेहरान में, अपने कैपिटल में नहीं कर सके, तो तुम बात करते हो कि हम कैसे अपने खामेनाई की सिक्योरिटी करेंगे। अजीज़ दोस्तों, ये आपके सामने जो नक्शा है, ये है ईरान की एटॉमिक इंस्टॉलेशंस। प्रिसाइज्ड लोकेशन एक एक जगह की इजराइल के पास है, और इजराइल है ना इस वक्त बिल्कुल बेखौफ दरिंदा बना हुआ है। इजराइल ने कहा कि अब हम नहीं छोड़ेंगे, बहुत हो गया साला, 70-80 साल से हम तुम लोगों का मुकाबला कर रहे हैं, साला बर्दाश्त कर रहे हैं, अब तुम लोगों का सफाया करना ज़रूरी है। हमास की गवर्नमेंट जो है गजा की, इसका जो नया चीफ है कल उसको भी मार दिया, वो भी मर गया। तो हमास हिजबुल्लाह का तकरीबन सफाया हो गया है। अब हुतियों की बारी है। हुतियों ने एक ब्रिटिश शिप जा रहा था, उसको ऊपर हमला करके उसको तबाह कर दिया है। तो आप पंगे ले रहे हो पूरी दुनिया से। कल जो बाइडेन ने G7 की अर्जेंट मीटिंग बुलाई, और G7 के सारे मेंबर कंट्रीज ने
कंडेम किया ईरान को। जो बाइडेन ने ये ज़रूर कहा है कि इजराइल को कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमला नहीं करना, इसलिए कि उसमें से वो जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ होती हैं ना, उसमें ऐसी ऐसी ख़तरनाक रेडिएशन वाली चीज़ें होती हैं जिससे फिर उस एरिया में बड़ी तबाही होती है। और आप देख रहे हैं कि इस नक्शे में कि ज़्यादातर फैसिलिटीज़ हैं ना वो ऊपर और वेस्टर्न साइड पे हैं, जो कि कुवैत, सऊदी अरब, इराक, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, तो वो तबाही रेडिएशंस की उधर तक जा सकती हैं, दूसरे मुल्कों को नुकसान पहुंचा सकती हैं इसलिए। लेकिन इजराइल इस वक्त कह रहा है कि हम तो किसी की नहीं सुनेंगे। अजीज दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी, पहले तो मैं ये जेरेमी कॉर्बिन का बयान आपके सामने रखूं। जेरेमी कॉर्बिन जो कि लेबर पार्टी का पिछला चीफ था, इतना गंदा आदमी है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये क्रिश्चियन क्यों है, ये मुसलमान क्यों नहीं हुआ अभी तक, जाकिर नायक क्यों नहीं बना ये अभी तक। कहता है कि इजराइल ने जो लेबनान में जो फौज भेजी है ना, वो किसी आज़ाद मुल्क के खिलाफ है और ये एक इन्वेजन है। हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट की हिपोक्रेसी है कि वो इंटरनेशनल लॉ को सेफ नहीं कर सके। मैं जेरेमी कॉर्बिन से पूछता हूँ कि तुम्हारा इंटरनेशनल लॉ उस वक्त कहाँ था जब 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया? तब तुम्हारी एक कोई ट्वीट आई थी? उस वक्त तक तो तुम लीगली लेबर पार्टी के चीफ भी थे। तुमने एक ट्वीट की कि हमास ने टेररिज्म की? तुम तो किफाया पहन के हमास के टेररिस्टों के साथ घूम रहे थे लंदन की गलियों में। तो ये है जेरेमी कॉर्बिन। और ये जेरेमी कॉर्बिन अगर खसलत में, आदत में, माइंडसेट में देखा जाए तो राहुल गांधी का भाई है। भाई आप ये देखें कि इजराइल के एक्स प्राइम मिनिस्टर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो 7 अक्टूबर से पहले नेतन्याहू के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मूव डाल चुके थे पार्लियामेंट में, 7 अक्टूबर हुआ, उसने सब वापस ले लिया। उसने कहा नहीं, अभी हमारा इख्तिलाफ ख़त्म, अभी पॉलिटिक्स राजनीति का टाइम नहीं है, अभी हमला है हमारे देश पे, हम नेतन्याहू के साथ खड़े हैं। और लगातार 1 साल से खड़ा है, कई जगहों पे इसको इख्तिलाफ भी हुआ। इसने अभी कहा है कि इसने कहा है, नफ्ताली बेनेट जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर है, इसने नेतन्याहू से कहा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम फौरन ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को हमला करके तबाह कर दो। अजीज़ दोस्तों, लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू फैशिस्ट है, फलान है, ढुमकान है। इस वक्त कोई भी इजराइल का प्राइम मिनिस्टर होता ना, वो इससे ज़्यादा खतरनाक करता। पूरे इजराइल से नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर है कि इससे अच्छा मौका नहीं है ईरान को तबाह करने का, तुम ये अभी ईरान को तबाह करो। अब ज़रा कंपेयर कर लें इसको आपके भारत राहुल गांधी से। जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो राहुल गांधी ने कहा था कि जवानों का खून की दलाली करता है नरेंद्र मोदी। आपके अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दो, जबकि जो यहूदी इजरायली कर रहे हैं, अगर ये भी इंसान के बच्चे होते ना, राहुल गांधी और केजरीवाल और दूसरे सारे ममता, अगर ये इंसान के बच्चे होते ना, तो उस वक्त इनका ये बयान आता कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की है, हमारे यहाँ पुलवामा अटैक अब हमारी बर्दाश्त नहीं, हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, तबाह कर दो। लेकिन ये बेगैरत हैं, राजनीति अपनी गंदगी, अपने करप्शन, अपने ख़ानदानों की बचत के लिए ये राजनीति करते रहते हैं। कम से कम इजराइल में ऐसा नहीं है। आप जानते हैं जनाब साजिद तारड़ साहब को, उन्होंने अभी कमर चीमा साहब को इंटरव्यू देते हुए एक बात की। वो अपोजिशन लीडर राहुल गांधी साहब वो कह रहे हैं कि भारत के अंदर जमहूरियत काम नहीं कर रही और मुल्क में इंतहा पसंदी की गुंजाइश नहीं है। तार साहब, ये नेशनल प्रेस क्लब में इन्होंने को बात की और मैंने वहाँ पे खबर भी चल रही थी कि वो वहाँ पे किसी को उन्होंने इंटरव्यू दिया
और जब इंटरव्यू दिया तो कुछ सवाल उनसे सख्त हुआ, तो बाद में उस बंदे से इंटरव्यू की पूरी वीडियो ही वापस ले ली गई। ये भी एक मैं देख रहा था इंडिया टुडे और बहुत सारे मीडिया हाउसेस में चल रहा था। ये राहुल गांधी अमेरिका में आके जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजूहात हैं? भारत में उनकी कंपोजर स्टाइल डिफरेंट था, अमेरिका में आके ऊपर से नरेंद्र मोदी भी अगले हफ्ते अमेरिका में आ रहे हैं। आप उनको कैसे देख रहे हैं, ये जो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दी है? चीमा साहब, पहले मैंने जिस तरह आपको कहा था, मैं समझता था कि ये इनकी मैंने कुछ स्पीचें सुनी जिसपे मुझे थोड़ा सा शक था। इन्होंने लोकसभा के अंदर कुछ स्पीचें मैंने इनकी सुनी है, वहां पे मुझे थोड़ा डाउट था इनकी ज़हनी हालत पे या इनकी नशो-नुमा पे, वो मैं समझता। लेकिन यहाँ जो आके जो स्टेटमेंटें दे रहे हैं, और बिलखसूस वो जो शर्मा साहब है, जो जर्नलिस्ट जिनके ऊपर ऑलमोस्ट तशद्दुद टाइप इन्होंने किया है, जिससे उनका फोन छीन लिया गया था, उससे मैं बिल्कुल इनको समझता हूँ। जो इन्होंने वो खासकर सिखों के हवाले से स्टेटमेंट दे दी, फिर जमहूरियत के बारे में स्टेटमेंट दे दी, मुझे मेच्योर नहीं लग रहे। मुझे ये बड़ा एक तशवीशनाक चीज नजर आ रही है कि एक बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस भारत के अंदर, और उसके ये हेड है, और बल्कि ना इनका टाइटल ये है कि ही इज अपोजिशन लीडर। और अगर ये अपोजिशन, चीमा साहब, अगर अपोजिशन लीडर की सूरत हाल ये है कि वो अपने घर की डर्टी लॉन्ड्री जाके दुनिया के सामने धोने की कोशिश कर रहा है, वो डैमेज कर रहे हैं भारत के नाम को। आपके दूसरी साइड में देखा जाए, जब बड़ी मेच्योर स्टेटमेंट दी है डॉक्टर जयशंकर साहब ने, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि वर्ल्ड हैज टू रीथिंक, वर्ल्ड इज थिंकिंग अबाउट द न्यू इमेज ऑफ इंडिया, और मैं एग्री करूंगा उससे। इस तरीके से भारतीय डायस्पोरा, भारतीय टेक्नोक्रेट्स पूरी दुनिया पे ग्रो कर रहे हैं। वर्ल्ड हैज टू थिंक टू चेंज द इमेज ऑफ इंडिया। लेकिन अब राहुल गांधी साहब जिस तरह की पिक्चर पेश कर रहे हैं, अफसोस, बहुत सख्त अफसोस। मेरे जहन, मुझे बहुत तकलीफ हुई उनकी ये बातें सुन के कि उन्होंने एंटी इंडियन बातें की यहाँ के वाशिंगटन डीसी के अंदर। बिल्कुल अच्छा मायूब लगता है कि आप किसी फॉरेन कंट्री में जाके और अपोजिशन लीडर हो आप, और आप एक बहुत बड़ी पार्टी को हेड कर रहे हो। हालांकि आपके नाम के साथ गांधी ना होता तो आप शायद कहीं छोले बेच रहे होते इंडिया में, लेकिन ये कि आप उसका फायदा गलत उठा रहे हैं, गलत फायदा उठा रहे हैं। गांधी डायनेस्टी, मैं आपको देख के तो मेरी नजर से गांधी साहब की जो है वो इज्जत कम होती जा रही है। इज अ ह्यूज लीडर, इज अ पिलर, और आप इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, इमेच्योर स्टेटमेंट। और एक वो जो जर्नलिस्ट के ऊपर तशद्दुद आप ऑलमोस्ट कर रहे हैं, आपकी पार्टी के आपके लोग। बहुत अफसोस हुआ। फिर अगले दिन आपने सिखों की जो दिल आजारी की है कि वो कड़ा नहीं पहन सकते, वो पग नहीं पहन सकते, वो गुरुद्वारे नहीं। और यार देखो तो सही, उनका आर्मी चीफ सब सिख होता है यार, कैसी बातें कर रहे हो। मैंने खुद का, मैं साल में 2 दफा जाता हूँ, 3 दफा भारत, और मैं हर फील्ड के अंदर मैंने देखा कि सिख जो है, दे आर पार्ट ऑफ द मेन फैब्रिक, दे आर अमेरिका के अंदर उनका हमारा तरनजीत संधू साहब यहाँ पे एम्बेसडर थे यार इंडिया के, वेरी मेच्योर पर्सन। कि हाउ डेयर यू से दैट कि सिखों के हालात वहां पे ये, मैं तो इससे बिल्कुल डिसएग्री करूंगा। ही हैज डैमेज्ड द इमेज ऑफ इंडिया। मैटर ऑफ फैक्ट, किसी को चाहिए कि इनकी काउंसलिंग करें, अच्छा नहीं है। किसी सीनियर कांग्रेस, इनकी वालदा भी जिंदा, उनको चाहिए इनको बिठा के समझाएं, बेटा जी ये क्या पप्पू जी कर रहे हो यार, पप्पू को चॉकलेट शाकलेट लेके दें, कुछ शायद पता नहीं क्या क्या बात है, उनको कोई मसला बना है। उन्होंने बड़े सख्त ज्यादती की है। जो यहाँ पे जो 2-4 खबरें चल रही हैं, एलिगेशन हैं, अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ये खबरें ठीक है, मैंने उनकी बातें सुनी, वो तो मेच्योर नहीं। वो जो जर्नलिस्ट वाला है वो वाकया, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए मेरे ख्याल में। इट्स अ क्रिमिनल एक्ट कि आप किसी का फोन छीन लें, आप किसी से, और उसको उसकी मर्जी के खिलाफ आप उसको होल्ड करके बैठे रहें, और उसको फिर आप उससे सारे कुछ अरेज कराएं। दैट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। फ्रीडम ऑफ स्पीच के जरिए उसका आप उसको इस तरह नहीं कर सकते। खासकर दिस इज अमेरिका। ये कोई मेरा मकसद मंडी बहुत दिन तो नहीं है चीमा साहब के तुम बुला के 2 चंडा मार के बोलो कि इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर एट ऑल। खान राहुल गांधी स्टैचर, अपना नाम लास्ट चेंज, पप्पू जी को चाहिए लास्ट टाइम चेंज करें। गांधी के नाम को खराब कर रहे हैं, इंडिया के नाम को खराब कर रहे हैं चीमा साहब। बिल्कुल सही है तार साहब। तो ये हमारा फर्क है भारत का और इजराइल का, और ये है कि इजराइल बिल्कुल करेक्टली अपनी पॉलिसी पे लगा हुआ है। एक चीज़ है जो कि हमें परेशान करती है कि ये जो रीजन है ना, जहाँ पे ईरान का जो ये सारा हिसाब किताब है ऑयल पेट्रोल का, अगर वहाँ पे कुछ होता है ना, तो खाली ईरान का पेट्रोल का मसला नहीं, वो जो पूरा रेड सी है और वो जो पूरा समंदर है जहाँ से ये सारी पेट्रोल की, गैस की ट्रेडिंग होती है,
शिप गुजरते हैं, वो सब बनता, रास्ता बंद हो जाएगा। और ये जंग ईरान के साथ अगर चली तो ये थोड़ी है कि कुछ दिनों तक चलेगी भाई। इतने से गज़ा में हमास, जो कि बिल्कुल इजराइल के बॉर्डर के साथ लगा हुआ है, इतने से गज़ा से अभी 1 साल हो गया लड़ रहा है। लेबनान से 25 साल से लड़ रहा है, बीच में गैप आते रहे, लेकिन इतने से गज़ा में 1 साल लग गया। तो आप सोचें, ईरान फिर भी इतना बड़ा देश है, तो ईरान से जंग लंबी जाएगी ना अगर, तो वो रास्ता जो ट्रेडिंग का बंद हो जाएगा, तो सारा पेट्रोल तो उधर ही से निकल रहा है दुनिया भर के लिए, चाहे वो भारत आ रहा है, चाहे वो अमेरिका जा रहा है, चाहे वो कनाडा जा रहा है, चाहे वो साउथ अमेरिका जा रहा है, अफ्रीका जा रहा है, एशिया में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है। ख़ास तौर पे यूरोप के लिए तो बड़ी तबाही है, क्योंकि ऑलरेडी यूरोप का जो ज़मीनी रास्ते से गैस और पेट्रोल आ रहा था रशिया यूक्रेन से, वो बंद हुआ है। अब टोटल डिपेंडेंसी इधर से है। ये अगर बंद हो गया तो इस जंग ने दुनिया में बड़ी तबाही लानी है। अजीज दोस्तों, एक खबर आपके साथ शेयर करना भूल गया कि लेबनान में इजराइल की जो फ़ौज घुसी है ना हमला करने के लिए, उसके 8 फौजी मारे गए। क्योंकि जाहिर है वहाँ पे हिजबुल्ला एक बहुत, मतलब लेबनान की रेगुलर जो नेशनल आर्मी है उससे बड़ी आर्मी है हिजबुल्ला की, और उसको सीरिया, इराक और ईरान से पूरी सपोर्ट है। फिर इधर से हमास की, हुतियों की सपोर्ट है। तो जंग तो है, 8 फौजी मरे हैं इजराइल के। तो अब इजराइल के गुस्से को आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इजराइल कहाँ तक चीज़ों को ले जाएगा। लेट्स सी अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।